कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास का 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आज के वीडियो में आपका 100 में से 90 नंबर आपका आज ही कंफर्म हो जाएगा। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जहां पे अनुक्रमांक लिखा है यहाँ पे अपना अपना रोल नंबर लिखना होगा, और जहां पे नाम लिखा है यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का, और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। अब देखिए हमें निर्देश दिया है, पहले हम निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को हल करेंगे। तो पहला है निर्देश में, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, और खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है, और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तथा खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। चौथा है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको देखिए इसी प्रकार से पेपर को हल करना है। अब हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएंगे, जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। हर प्रश्न आपका 1-1 नंबर का होगा। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का परिणाम प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन है धौलावीरा, बी ऑप्शन है रोपड़, सी ऑप्शन है चन्हू दड़ो, और डी ऑप्शन है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा चन्हू दड़ो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, लगभग 78 ईस्वी का संबंध है। ए ऑप्शन है गुप्त शासन का आरंभ, बी ऑप्शन है कनिष्क का राज्यारोहण, सी ऑप्शन है मौर्य साम्राज्य का अंत, और डी ऑप्शन है अशोक का शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क का राज्यारोहण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मनुस्मृति का काल है। ए ऑप्शन है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, बी ऑप्शन है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, सी ऑप्शन है 100 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। पहला ऑप्शन ए है शाक्य वंश, बी ऑप्शन है माया वंश, सी ऑप्शन है लिच्छवी वंश, और डी ऑप्शन है कोलीय वंश। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा कोलीय वंश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था। पहला ऑप्शन ए है शेख निजामुद्दीन औलिया, बी ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती, सी ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, और डी ऑप्शन है बाबा फरीद। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए छठवां क्वेश्चन है, पांचवी रिपोर्ट कब ब्रिटिश संसद में पेश की गई। ए ऑप्शन है 1811 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1812 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1813 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 1814 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा 1813 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन है कि अवध की रियासत को किसने एक गिलास फल यानी कि ए चेरी कहा था। तो ए ऑप्शन है लॉर्ड बेलेजली, बी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन है हेनरी हार्डिंग, और डी ऑप्शन है बहादुर शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब शुरू हुई। ए ऑप्शन है 16 नवंबर 1921, बी ऑप्शन है 17 नवंबर 1921, डी ऑप्शन है 18 नवंबर 1921, और डी ऑप्शन है 19 नवंबर 1921। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1921। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, और डी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए वाला। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया।
ए ऑप्शन है 12 दिसंबर 1946 और फिर बी ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 और सी ऑप्शन है 14 दिसंबर 1946 और डी ऑप्शन है 15 दिसंबर 1946। तो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था वो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप 10 बहुविकल्पीय प्रश्न सही करेंगे तो आपको मिलेगा 10 नंबर। और आपको इसका इसका उत्तर कैसे लिखना है, जैसे मान लीजिए कि हमें 10वें प्रश्न का उत्तर लिखना है तो आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, बोर्ड एग्जाम के अनुसार बता रहा हूँ, प्रश्नोत्तर संख्या 10 ऐसे डालकर आपको लिख देना है नीचे, उत्तर इसका लिख देना है। उत्तर आप भी लिख सकते हैं बगल में, उत्तर लिखकर आपको लिख देना है जैसे कि 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, तब आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आ जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन के साथ आंसर भी बता रहा हूँ ताकि हमारा, क्योंकि सॉल्यूशन का वीडियो बना रहा हूँ। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 2 उदारवादी नेताओं के नाम बताइए। तो देखिए गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले तथा मोहम्मद अली जिन्ना 2 प्रमुख उदारवादी नेता थे। उदारवादी नेता एक क्रमिक व लगातार प्रयास करने रहने के विचार के हिमायती थे। इतना आप लिखेंगे, आपको यहाँ से 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 2 स्थानीय नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह को मजबूत करने का प्रयास किया। पहला है शाहमल। शाहमल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित किया। दूसरा है गोनू। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कोल को संभाला। उसके बाद देखिए हमारा गया 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, गजपति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर, गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। गजपति यानी गज मतलब होता है हाथी, पति मतलब स्वामी यानी हाथियों का स्वामी। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा, जो कि अब ओडिशा है, के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था, क्या, गजपति नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति यानी घोड़ों के पति यानी घोड़ों के स्वामी, घोड़ों के स्वामी था, रायों के पति को नरपति यानी लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि इब्न बतूता के वृत्तांत के 2 मुख्य दोष बताइए। तो देखिए इब्न बतूता ने घटनाओं की क्रमबद्धता पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा है उसने अपने वृत्तांतों में तथ्यों के साथ अफवाहों का सम्मिश्रण कर दिया। 15 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्रों का एक विवरण प्रस्तुत करें। तो उत्तर देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, कोटदीजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, बनावली और धौलावीरा आदि हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्र थे। अब देखिए हमारा आ जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा प्रश्न संख्या 16 है, ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था। जोतदार का अर्थ होता है जमींदार। तो देखिए उत्तर यहाँ पे है, 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों की एक महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण बंगाल में धनी किसानों, जिन्हें जोतदार के नाम से जाना जाता था, का शक्तिशाली हो जाना। 19वीं शताब्दी में के प्रारंभिक वर्षों में जोतदार अत्यधिक शक्तिशाली बन गए थे। निम्नलिखित कारणों ने उनकी शक्ति के विकास में योगदान दिया। देखिए कौन कौन से कारण थे। नंबर 1 है, जोतदारों के पास जमीन के विशाल रकबे यानी कि 1000 एकड़ 500 एकड़ जमीन रहती थी। कुछ जोतदार के पास तो हजारों एकड़ भूमि थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक व सामाजिक सत्ता में अत्यधिक वृद्धि हो गई। दूसरा है, स्थानीय व्यापार एवं साहूकारी के कारोबार पर भी जोतदारों का नियंत्रण स्थापित था। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र के गरीब काश्तकार उनकी व्यापक शक्ति से भयभीत रहते थे। तीसरा है, वह अपनी भूमि के एक विशाल भाग पर बटाईदारों, जिन्हें अधियार यानी जिसे कहते हैं बटाई, तो अधियार से कि आप किसी का खेत लेकर बो रहे हैं तो फसल पैदा होने के बाद आपको आधा मिलेगा, आधा जिसका खेत है उसको मिलेगा, तो ये होता है बटाईदार। बटाईदार, जिन्हें अधियार अथवा बरगादार भी कहा जाता था, से खेती करवाते थे। बटाईदार एक प्रकार से जोतदार के क्या होते हैं, अधीन होते थे। इतना आप लिख देंगे, आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है,
सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं जितने मैं बता रहा हूँ, तो हर एक वीडियो को आप देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। तो उत्तर देखिए, विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र प्रायद्वीप के सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में से एक था, अतः स्वाभाविक रूप से राजधानी नगर के चुनाव में जल संपदा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक जलकुंड से पूरा किया जाता था। विजयनगर की अधिकांश जल आवश्यकताओं को हिरिया नहर से पूरा किया जाता था। इसका निर्माण संभवतः संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। तुंगभद्रा पर बनाए गए बांध से इस नहर में पानी लाया जाता था। इस पानी का प्रयोग धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को पृथक करने वाली घाटी में सिंचाई संबंधी कार्यों के लिए किया जाता था। इतना आप लिखेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा आ गया 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। तो उत्तर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, पहला कारण यह था कि जापान के आक्रमण का भय बढ़ रहा था। गांधी जी चाहते थे कि भारत को उस आक्रमण से बचाया जाए। यह तभी हो सकता था यदि अंग्रेज लोग भारत छोड़ देते। दूसरा कारण यह था कि अंग्रेजों की हर जगह हार हो रही थी। उनके हाथों से सिंगापुर और वर्नानी म्यांमार निकल गए। गांधी जी का यह विचार था कि यदि अंग्रेज ने हिंदुस्तान को न छोड़ा तो इस देश के लोगों का भी वही दुर्दशा होगा जो बर्मा और मलाया के लोगों का हुआ था। तीसरा है, आंदोलन को प्रारंभ करने का एक और कारण यह था कि हिटलर और उसके साथियों का प्रोपेगंडा बढ़ रहा था और उसका प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ रहा था। सुभाष चंद्र बोस स्वयं बर्लिन से हिंदुस्तानी भाषा में पॉडकास्ट कर रहे थे, ऐसा महसूस किया गया। अब देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, रुद्र दमन के प्रस्तर्प अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के विषय में क्या जानकारी मिलती है। उत्तर देखिए, सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल के एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, लेकिन भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मुस्लिम शासकों के बर्बर शासन से कुंठित एवं उनके अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस कर क्या महसूस किया, तो भक्ति मार्ग का सहारा लिए अपनाने लगे। दूसरा है, हिंदू एवं मुस्लिम जनता के आपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के मध्य सद्भाव, सहानुभूति और सहयोग की भावना का विकास हुआ। इस कारण से भी भक्ति आंदोलन के विकास में सहयोग मिला। तीसरा है, सूफी संतों की उदार एवं सहिष्णुता की भावना था एकसरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया, जिस कारण से हिंदू इस्लाम के सिद्धांतों के निकट संपर्क में आए। और चौथा है, हिंदुओं ने सूफियों की तरह एकसरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच एवं जात पात का विरोध किया। शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग व अद्वैतवाद अब साधारण जनता के लिए बौद्धिकम नहीं रह गया था। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। तो उत्तर देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित आदर्शों पर जोर दिया गया। नंबर 1, उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। दूसरा है, नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। तीसरा है, अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाने का वचन दिया गया। और चौथा है,
जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्देश्य को रेखांकित करते हुए भारतीय प्रयोग को एक विस्तृत ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस प्रकार से आपको पेपर को सॉल्व करना है। अब हमारा आ गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे हर प्रश्न पर आपको मिलेगा 10 नंबर। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, महावीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं की चर्चा कीजिए। अथवा स्तूप से आप क्या समझते हैं? स्तूप के प्रकारों तथा उनके विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे करना है दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आपको पूरा 10 नंबर मिल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सूफीवाद क्या है, इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अथवा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन पर निबंध लिखिए। अथवा हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। अब देखिए हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए पहले क्या है हमारा, पहला है 185 ईसा पूर्व। तो 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? मौर्य वंश का पतन हुआ था। क्या हुआ था? देखिए, मौर्य वंश का पतन हुआ था। आप सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। 185 ईस्वी में मौर्य वंश का पतन हुआ था, 185 ईसा पूर्व। उसके बाद दूसरा है 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मौर्य साम्राज्य स्थापना, सबका स्क्रीनशॉट ले चलिए, आपको यहाँ से 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए तीसरा है 583 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो 563 है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ पे देखिए बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद है 375 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त का शासन था। उसके बाद देखिए क्या है, 606 ईस्वी में क्या हुआ था? 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था। फिर है 1539 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। किसका? चौसा का युद्ध, चौसा युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। उसके बाद देखिए क्या है, 1780 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1780 ईस्वी में क्या हुआ था? हैदर अली और अंग्रेज के बीच लड़ाई हुई थी। उसके बाद है 1828 ईस्वी। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसके बाद है 1917 ईस्वी। तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। उसके बाद है 1928 ईस्वी। तो 1928 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन भारत आया था। इतना आप लिख देंगे तो आपको 10 नंबर यहाँ से पूरा मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को भी लिखिए और तथा सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने पर आपको 1+1 नंबर मिलेगा। यानी कि आपको देखिए सही नाम आप लिखेंगे उस पर 1 नंबर मिलेगा और सही स्थान दर्शाएंगे तो उस पर आपको, यानी कि आपको यहाँ से मिलेगा 2 नंबर। अगर आप सही नाम लिखेंगे और सही स्थान दर्शाएंगे तो आपको 2-2 नंबर मिलेगा, यानी यहाँ से भी आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला है कि वह स्थान जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला। तो देखिए जो जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला था वो कहाँ पे मिला था? वो मिला था कालीबंगा में। तो कालीबंगा कहाँ पर? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ पे है? जैसे कालीबंगा आप नाम लिखेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे? तो आपको मिलेगा किसका? भारत का मानचित्र। तो भारत के मानचित्र में कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान में। तो आपको दर्शा देना है राजस्थान में कालीबंगा लिख देना है और फिर क्या करना है? मानचित्र में दर्शा देना है। उसके बाद दूसरा देखिए क्या है, वह स्थान जहां श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दिया। तो युद्ध भूमि कहाँ हुआ था? महाभारत का कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र लिख दीजिएगा। और कहाँ पे है कुरुक्षेत्र? कहाँ पर? वहीं पे आपको लिखना है दर्शाना। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में है।
तो हरियाणा जहाँ पे है चित्र पे वहाँ पर आप कुरुक्षेत्र लिख दीजिएगा और ऐसे बिंदी की तरह आप ऐसे ऐसे दर्शा दीजिएगा। उसके बाद ये क्या है तीसरा, वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। तो आनंद भवन कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ है? प्रयागराज है इलाहाबाद में। और इलाहाबाद कहाँ है? इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए क्या है, अगला है वह स्थान जहाँ स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। तो वह है कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में। और कोलकाता कहाँ है? कोलकाता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। उसके बाद देखिए क्या है, अगला है वह स्थान जहाँ इमामबाड़ा स्थित है। तो इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो आपको उत्तर प्रदेश में लखनऊ जहाँ पर उसको दर्शाना और लिख देना है क्या? लखनऊ। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपका 100 में से 100 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।